नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, उन सभी लोगों को इस महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 73 साल कंप्लीट कर चुके हैं। 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल पूरे हो चुके हैं। इस महान पर्व की खुशी में सभी लोगों को शुभकामनाएं और अभिनंदन। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम लोग आज़ाद हुए या फिर अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं? तो देखा जाए बहुत सी चीज़ें बाकी हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, अभी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात ये होती है कि हमारे देश में देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति का जज्बा हर व्यक्ति के अंदर होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसको एक मैं छोटे से एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ। मैं जैसे व्यक्ति किसी भी मूड में हो, कोई कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, कोई भी मूड में हो, ये 100% सत्य है कि अगर कहीं पर भी जन गण मन की धुन चलती है तो जन गण मन की धुन बजते ही एक मन में भाव पैदा होता है और वो देश के लिए समर्पित होता है। देशभक्ति की भावना ऑटोमेटिकली जागृत हो जाती है। फिर वो चाहे व्यक्ति साउथ इंडिया का हो, नॉर्थ इंडिया का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, सेंटर का हो, कहीं का भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो भारत का निवासी है और उसके अंदर जो भावना है ऑटोमेटिकली जागृत हो जाएगी अगर वो जन गण मन की भावना सुनते हैं, धुन सुनते हैं। सेम जैसे वो कुछ देशभक्ति गाने होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो गाने सुनते ही जो भावना पैदा होती है वो मेरे ख्याल से हर भारतीय के दिल में सेम होती है। किसी में किसी भी रूप में हो, लेकिन देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति के अंदर होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं देशभक्ति की। देशभक्ति की भावना क्षणिक होती है या लगातार मीन्स परमानेंट होती है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम नोटिस करते हैं तो हमारे देश में देशभक्ति की भावना क्षणिक बहुत ज़्यादा होती है। अगर क्रिकेट मैच हो, स्वतंत्रता दिवस हो, इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे, कोई भी डे हो, उस टाइम पर तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना ज़रूर आती है, लेकिन उसके बाद हट जाती है। और अगर हम कोई मूवी ऐसी देखें जहाँ पर देशभक्ति की भावना हो, हीरो देशभक्ति का काम करता हो, वहाँ पर भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना ज़रूर आती है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि इसमें देशभक्ति एक्चुअल में क्या होती है। ये मेरा खुद का विचार है, हो सकता है विचार अलग हो सकता है, दूसरे लोगों से अलग हो सकता है, सही हो गलत हो इसका मैं डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे खुद के विचार हैं देशभक्ति के ऊपर। दोस्तों, देश क्या होता है? देश सिर्फ भौगोलिक सीमाएं देश नहीं होती है। भौगोलिक सीमाएं सिर्फ देश का खाका तैयार करती हैं, नक्शा तैयार करती हैं। एक्चुअल में देश जो बनता है, जो देश वास्तविक रूप में बनता है, वो वहाँ के लोगों से बनता है, लोगों के रहन सहन से बनता है, लोगों की सभ्यता से बनता है, लोगों की संस्कार से बनता है। अगर हम बात करते हैं अपने भारत देश में, तो भारत देश में हमें एक्चुअली देशभक्त होने में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी कटु लगती है, कटु सत्य है, लेकिन ये सत्य है कि हमें हमारे अंदर देशभक्ति भावना क्षणिक है और ये परमानेंट हो, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जापान की बात करते हैं। जापान में एक कोई बंदा था जो विजिट पे गया था और उस बंदे का उदाहरण है ये। वो बंदा जापान में गया और वहाँ पर वो किताबें पढ़ने का, पुस्तकें पढ़ने का उसको शौक था। वो हर टाइप की किताबें पढ़ता रहता था। तो उसने वहाँ पर जापान की एक प्रसिद्ध किताब देखी और मिस वो एक्चुअली जिस दुकान पर गया था वो वहाँ पर सेकेंड हैंड किताबें थी। और सेकेंड हैंड किताबों की दुकान पर गया तो उसने एक किताब देखी, उसको पसंद आई। उसने सोचा इस किताब को खरीद लेते हैं। संयोग बस ऐसा हुआ कि उसके पॉकेट में उस टाइम पे पैसा कम था, इसलिए उसने सेकेंड हैंड किताब के लिए बात की। उसने देखा जो प्राइस है उसके हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा, वो किताब ले सकता था। वो किताब उसने जैसे दुकानदार से पूछी, उस किताब का कवर थोड़ा सा फटा हुआ था और कुछ पेज भी उसमें फटे हुए थे, लेकिन मैटर पूरा था। पढ़ने के हिसाब से जो उसको मैटर चाहिए था, किताब किस संदर्भ में है वो उसको समझ में आ सकती थी, इसके लिए उसने किताब को खरीदना चाहा। और किताब खरीदने के लिए जैसे उसने शॉपकीपर से कहा कि ये किताब मैं खरीदना चाहता हूँ, कितने की थी? उस शॉपकीपर ने कहा कि आप इंडिया से हो, क्योंकि जब उस व्यक्ति ने बात की तो ऑब्वियसली आइडिया लग जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ से हो सकता है। बात करने के ढंग से, रहन सहन से या एक्सप्रेशन से कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है कि ये बंदा कहाँ से हो सकता है। उस बंदे ने कहा कि हाँ, मैं इंडिया से हूँ। तो उस शॉपकीपर ने वो किताब अपने अंदर एडमिन में भेज दी और वहाँ पर सेम किताब का नया वर्जन, नई किताब जिसमें कवर अच्छा था, जिल्द अच्छा था, पूरा पैक्ड कवर के साथ में उस बंदे को दी।
और उस बंदे से उसने पैसा नहीं लिया। अब ये जो बंदा जो किताब लेने गया था उसने पूछा कि आपने मुझे वो किताब, जो मैंने किताब मांगी थी फटी किताब, वो किताब आपने नहीं दी। मैंने इसलिए मांगी थी क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं, लेकिन आपने मुझे वो किताब की नई किताब दे दी, ऐसा क्यों? तो उस शॉपकीपर ने जो आंसर दिया बहुत ही मार्मिक है और दिल को लाइक एक अलग टाइप की भावना देने वाला है। उस शॉपकीपर ने कहा कि भाई, आप ये किताब लेके जापान से जब इंडिया जाओगे तो उस टाइम पर डेफिनेटली कुछ लोग पूछेंगे कि भाई आप जापान से क्या लेके आए, तो आप बोलोगे कि मैं एक किताब लेके आया हूँ। और वो किताब जब दिखाओगे और वो फटी किताब अगर वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ के लोगों की नज़र में क्या होगा कि किताब जापान से लेके आए, वो भी फटी किताब लेके आए। और अगर यही चीज़ अगर मैं आपको अच्छी किताब दूंगा तो आप किसी को बोलोगे कि हमें वहाँ पर ये किताब दी है, वो फ्री में। तो दोनों सिचुएशन में, दोनों परिस्थिति में देखेंगे देश की जो एक इमेज है वो चेंज हो जाती है। पहली परिस्थिति में देश की इमेज डाउन हो जाती है, दूसरी परिस्थिति में देश की इमेज बढ़ जाती है। इसके लिए हम किताब बेचते रहते हैं। अगर एक किताब पर हमें फ़ायदा नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, एक किताब देश के नाम पे सही, लेकिन अगर कोई रीडर हमारे देश से दूसरे देश में जाके पढ़ेगा और वो याद करेगा कि जापान के लोग कितने अच्छे हैं, जापान के लोग ऐसे हैं, जापान के लोग वैसे हैं, जो भावनाएं उनकी होंगी, जो ब्लेसिंग्स होंगी, जो दुआएं होंगी, ये दुआएं, ब्लेसिंग्स और उनकी भावनाएं हमारे लिए काफ़ी हैं। और हमारे देश के लिए जो एक हमारी इमेज हमें बनाना है वो आपके देश में बहुत अच्छी बनेगी। और यही रीज़न है कि जो जापान के अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों, इस उदाहरण से मैं जापान के गुणगान नहीं करना चाहता, वो जो अच्छा होगा उसका गुणगान तो सब करेंगे, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ जापान के गुणगान करना नहीं है। जापान डेफिनेटली एक बहुत अच्छा देश है, बहुत संस्कार वाला देश है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का देशभक्त देश है। वहाँ के ऑलमोस्ट सभी लोग देशभक्त होते हैं। लेकिन इस कहानी के जरिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो देशभक्ति की भावना उस बंदे के अंदर थी, ईमानदारी से सोच के देखिए कि हमारे आसपास में कितने लोगों के अंदर ये भावना होती है। जब हम कभी कोई भी काम करते हैं, क्या हम अपने देश की इमेज को ध्यान में रख के काम करते हैं? शायद नहीं। जब तक हम ये भावना नहीं लाएंगे तब तक हम सही मामले में देशभक्त नहीं है। दोस्तों, ये भावनाएं जरूरी नहीं है कि हम सेना में रह के भी कर सकते हैं देशभक्ति। नहीं, सेना में जो लोग हैं, सेना के जवान का एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। जो देशभक्ति की मिसाल सेना की होती है वो उसका कोई तोड़ नहीं है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि सबसे ज़्यादा देशभक्ति का जो काम है वो सेना के हिस्से में आता है। देश की रक्षा करना, देश के ऊपर जान न्यौछावर करना, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सभी लोग सेना में नहीं जा सकते हैं। क्या होगा उन लोगों का जो लोग शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो देश की सेवा करना चाहते हैं? उनके पास क्या जरिया हो सकता है अपने आप को देशभक्त साबित करने का? साबित करने की जरूरत नहीं है, देशभक्त होने की जरूरत है। क्योंकि साबित करना दिखावा होता है, देशभक्त होना जरूरी है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप कोई पोशाक पहनो, एक तिरंगे का सम्मान करो। तिरंगे का सम्मान करना जरूरी है, मेरे शब्दों को आप दो राय में मत लेना। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ तिरंगे का सम्मान करना, चेहरे पे तिरंगा लगा देना, अपने ड्रेस को तिरंगा पहन बनाना, या फिर गाने सुनना, अपनी डीपी अपलोड करना, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर हमें देशभक्त होना है ये तो करना ज़रूरी है ही, क्योंकि प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है, एक फीलिंग होना भी ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे हमारे जो लोग मिस एक अलग सामूहिक आनंद आता है जब लोगों की डीपी देखते हैं कि सब लोग तिरंगा की डीपी रखते हैं, चेहरे पे तिरंगा कलर लगाते हैं, सबको देख के आनंद होता है। लेकिन वास्तविक आनंद तब होगा जब ये भावनाएं दिल में आ जाएगी। हमें देशभक्त दिखाना नहीं है, देशभक्त होना है। और देशभक्त होने के लिए आप किसी भी जगह कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी लेवल का काम कर रहे हो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम बराबर होते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो किसी भी टाइप का काम हो, किसी भी फील्ड का काम हो, किसी भी क्षेत्र का काम हो, लेकिन उस काम को दिल से कीजिए और उस काम को इस कदर कीजिए, परफेक्शन के रूप में लाइए कि आप हमेशा ये सोचो कि अगर वो काम कर रहे हो तो उस काम को करने से आपके देश का नाम कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। अगर अच्छा हो, उस काम को मिस काम करने से अगर आपके देश का नाम रोशन होता है तो डेफिनेटली वैसे काम कीजिए। अगर आपके काम करने से देश का नाम रोशन होने की बजाय देश का नाम नीचा होता है तो चाहे वो कितना भी लाभदायक काम हो, उस काम को नहीं कीजिए। देशभक्ति साबित करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, देशभक्त होने की ज़रूरत है। जैसे उस उदाहरण में जापान के उस बंदे ने थोड़ा घाटे का सौदा किया, किताब फ्री में दी,
लेकिन उसने कितनी चीज़ें खरीदी, कितनी चीज़ें ली फ़ायदे में, आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्लेसिंग्स कितनी ली। एक इमेज के ऊपर देशभक्त होने का जो सुख होता है वो सुख भी उसको मिला, क्योंकि उसको फीलिंग आई कि उसने जो सही मायने में देशभक्त होने का सबूत दिया। दोस्तों, हम अपने देश की जब कल्पना करते हैं, कभी जब एक शांत दिमाग से सोचते हैं, तो भारत शब्द सुनते ही एक अलग ख्याली दुनिया में चले जाते हैं। भारत मीन्स बहुत अच्छा देश, ऐसा सुंदर संस्कृति वाला देश, संस्कार वाला देश, ऐसे अतीत वाला देश, स्वर्ण काल वाला देश, बहुत सारी चीज़ें, सो एंड सो कितनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि सम्राट अशोक का देश, बुद्धा का देश, विवेकानंद का देश, कबीरदास का देश, आर्यभट्ट का देश, मीन्स कितने सारे उदाहरण हमारे नज़रों के सामने आ जाते हैं जो जिन लोगों ने हमारे देश का नाम रोशन किया। दोस्तों, हमारा अतीत कितना भी अच्छा रहा हो, हमारा अतीत कितना भी अच्छा रहा हो, अगर हम वर्तमान को अच्छा नहीं करेंगे तो हम देशभक्त होने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारे वर्तमान को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान को अच्छा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी कोई भी काम करें तो उस काम में ये फीलिंग जरूर लाएं कि हमारे देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, देश क्या होता है? हम लोग नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब नारे, इनके कुछ मीनिंग भी है। भारत माता क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी किसी भी मिस महापुरुष में कोई भी महिला ऐसी है जिसको भारत माता बोलते नहीं। भारत माता क्या है फिर? ये नक्शा? बिल्कुल नहीं। भारत माता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स भारत की पूरी जनता भारत माता है। जो भारत बना है वो भारत के लोगों से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं, भारत में जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा के हों, कितनी सारी भाषा हैं, विभिन्नता हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां पर इतनी विभिन्नताओं के बाद में भी एकता का मैसेज मिलता है। आज के दिन अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में सभी लोग तिरंगा को देख के जो खुश होते हैं, वो खुशी देखने लायक होती है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति के दिल में जो जज्बा होता है देशभक्ति का, वो अतुलनीय होता है। उसके बारे में कुछ कहना ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का मतलब कि देश का मतलब लोग का मतलब हमारे आसपास के लोग, कोई दूसरी दुनिया से आए लोग नहीं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे आसपास के लोग कौन हैं? हमारे आसपास के लोग जिनसे हम डेली मिलते हैं, जिनके साथ में काम करते हैं, जिनके साथ में बात करते हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों से मिलकर हमारा देश बनता है। क्योंकि हमसे मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर गांव बनता है, समाज बनता है, समाज से मिलकर गांव बनता है, गांव से मिलकर एक जिला बनता है, जिले से मिलकर एक स्टेट बनता है, स्टेट से मिलकर एक देश बनता है। तो अल्टीमेटली जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो एक समाज है, परिवार है, एक हमारा समाज, सोशल समाज है। जो एक गांव का समाज हो या सिटी में कोई एरिया का समाज हो, चाहे सोसाइटी बोल दो, इसको कॉलोनी बोल दो या समाज बोल दो, तो जो समाज है उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उन लोगों के लिए हित में काम हो। हम कोई भी काम करें, अगर हम ये सोच के करें कि इससे हमारे पड़ोसी को नुकसान तो नहीं होगा, इससे हमारे पड़ोसी को फायदा होगा, अगर हम उसके हित का ध्यान रखने लगे। हित में जरूरी नहीं कि आप पहले उसका हित ध्यान में रखो, भले आप अपना हित पहले ध्यान रखो, लेकिन उसके हित का भी ध्यान रखो। अगर उसके हित का ध्यान नहीं रख सकते, उसके हित का ख्याल नहीं रख सकते, तो कम से कम उसके नुकसान का ख्याल जरूर रखो। कोई भी काम करते हो, अगर उसमें आप पड़ोसी के नुकसान का ख्याल रखेंगे और हित का ख्याल रखेंगे तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा होगा। आप कोई भी काम करें, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सोशल सर्विस हो, कोई भी काम करें, आप अगर कोई भी छोटा काम कर रहे हैं, उससे अगर अपने पड़ोसी को खुशी मिलती है, पड़ोसी को फायदा होता है, पड़ोसी को मदद मिलती है, आपके दोस्तों में मदद मिलती है, दोस्तों का फायदा होता है, तो डेफिनेटली वो देशभक्ति का काम है। अगर आप अपने देश के कुछ लोगों को, अपने पड़ोसियों में कुछ लोगों को, अपने दोस्तों में कुछ लोगों को भी स्माइल दिला सकते हैं, मुस्कान दिला सकते हैं, उनकी थोड़ी मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, या उनके लिए कोई सहारा बन सकते हैं। सहारा ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे से हो, सहारे होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चाहे उनका आप जानकारी देके सहारा बन सकते हो, या फिर उनका कोई काम में हाथ बटा के सहारा बन सकते हो, या उनको किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प होती है वो हेल्प करने में सहारा बन सकते हो। तो जो भी होगा, किसी भी रूप में अगर आप उनकी खुशी में अगर भागीदार बनेंगे तो 100% है कि आप अपने देश में भागीदार बन रहे हो। एक मिस यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सब लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो। भगवान में, कुदरत में, प्रकृति में सब लोगों को विश्वास होता है। भगवान के लिए एक डेफिनेशन होती है कि वो कभी भी
प्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं कि आप दिखावा कैसा करते हैं, कोई भी नहीं देखेंगे। लेकिन आपके दिल में क्या है, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आपको डेफिनेटली इंटेंशन के बेस पे ही जज किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर जानबूझ के अगर किसी का नुकसान होता है तो उसमें आपको इसका भुगतान करना होगा। और अगर यही चीज़ आप किसी के लिए जानबूझ के अच्छा कर रहे हैं तो उसका आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, जानबूझ के बुरा कर रहे हैं तो उसका माइनस पॉइंट मिलेगा। लेकिन कभी कभी अगर आपसे कोई गलती होती है, लेकिन जानबूझ के नहीं, अनजाने में, वो गलती भगवान माफ करते हैं। तो यहाँ पर भगवान का मतलब भगवान से नहीं है, यहाँ पर भगवान देश दोनों हम बराबर मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हमारा देश है। हमारी मातृभूमि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो जन्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि भारत माता ही है। आज के टाइम पर एक चाहे छोटा सा गांव हो, उसको भी हम भारत माता के रूप में जोड़ेंगे, राइट। अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, कहीं पर भी रहें, उस जगह भी हमें वो जो सुकून नहीं मिलेगा जो हमें हमारी मातृभूमि में आके मिलता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें आपको कि जो फीलिंग हमारे देश में मीन्स हर देश को, भारत में यहाँ पर कैसी होती है। जैसे अगर कोई बंदा बाहर किसी भी देश में काम करने गया, वहाँ काम करने के दौरान अगर कोई गाना सुनता है या कुछ भी फोटो देखता है और वहाँ पर अगर उसको इंडिया की कोई भी चीज़ दिखाई दे जाती है, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, कोई भी चीज़ अगर उसको दिखाई दे जाती है, उसके अंदर डेफिनेटली इंडिया के लिए प्रति प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। अगर वहाँ पर वो इंडिया का कोई गाना सुनता है, जबकि वहाँ पर वो डेली लाइफ में कुछ और लैंग्वेज सुनता रहता है, लेकिन अपने देश का गाना सुन के, गाना कौन सा, देशभक्ति गाना हो या कोई भी गाना हो, सुन के अगर वो अपनी मातृभाषा का गाना सुनता है तो उसको डेफिनेटली एक अलग प्रेम जागृत होता है। बाहर जाते हैं, अगर कोई भारतीय बंदा मिल जाता है और वो बंदा मिलकर जो खुशी होती है वो एक अतुलनीय होती है। तो मतलब किसी भी रूप में लेके जाएं, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े उदाहरण को देखें, तो वहाँ पर अगर हमारे देश से जुड़ा कोई भी चीज़ हो, चाहे वो जगह हो, नदी हो, त्यौहार हो, गाने हो, मूवीज़ हो, किताबें हो, राइटर्स हो, कोई भी इंसान हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, महापुरुष हो, ग्रंथ हो, कोई भी चीज़ हो, अगर कोई भी चीज़ हम बाहर जब सुनते हैं तो हमारे अंदर वही भावना जागृत होती है जो हमारे देशभक्त होने के लिए होना चाहिए। लेकिन जो मैंने इस वीडियो में कुछ उदाहरण दिए, वो उदाहरण भी उतने ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अब एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ। अभी आज के टाइम पर कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के ठीक कुछ समय अभी जब अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे पीएम साहब ने एक घोषणा की थी, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। अभी वैसे भी हम लोग काफ़ी चीज़ों में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अभी काफ़ी कुछ कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम समस्त भारतीयों को एक होना पड़ेगा। समस्त भारतीयों को जितने भी हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी लेवल पर हों, सभी लोगों को मिलजुल के काम करना होगा, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। अब यहाँ पर हम अपनी कंपनी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम जो करियर प्लानिंग करते हैं, करियर प्लानिंग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। करियर प्लानिंग में जो कैंडिडेट्स लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं, स्टडी करने के बाद में सबकी एक अलग अलग प्लानिंग होती है, और वो प्लानिंग के हिसाब से वो अपनी लाइफ का एक प्लानिंग करते हैं। दोस्तों एक अच्छी प्लानिंग हो सकती है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिसमें आपका रोल भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कैसे? जैसे अभी आपने अभी कॉलेज पास आउट किया, कहीं से भी आपने पढ़ाई की, फ्रेशर हैं या 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लानिंग हो सकता है कि आप सबसे पहले एक काम करें कि आप किसी भी एक पसंदीदा कंट्री को चुनें, और उस पसंदीदा कंट्री में अपने हिसाब से कोई भी वर्क एक फाइंड करें कि आपको इस कंट्री में जाना है। जैसे दुबई हुआ, सिंगापुर हुआ, पोलैंड हुआ, मलेशिया, कोई भी देश में एक प्लान कर लो कि हमें वहाँ पे जाना है, और वहाँ पर जाके आपको अपने लाइफ के 15-20 साल काम कीजिए। और वो काम किस लिए कीजिए? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को डेवलप करना हो तो डेवलप करने के लिए अलग अलग टाइप के आइडियाज़ होना चाहिए। डेवलप करने के लिए जो ग्लोबल वर्ल्ड है, जिसमें अलग अलग देश की अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, संस्कृति होती है, अगर किसी को बेस्ट करना है तो बेस्ट करने के लिए सभी चीज़ों का नॉलेज होगा तो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप सिंगापुर में जाते हो, सिंगापुर में जाएंगे तो आपको हर देश के कल्चर को देखने को मिलेगा। सिंगापुर में गए आपको यूएस का कल्चर मिलेगा, यूरोप का मिलेगा, मलेशिया का मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का मिलेगा, मिडिल ईस्ट का मिलेगा, हर देश का कल्चर मिलेगा आपको। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपके जो एक समाज के प्रति जो दृष्टिकोण होगा वो चेंज हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा जो ग्लोबल पैमाने पर होगा, और ग्लोबल पैमाने पर हो जाएगा तो आप डेफिनेटली वो अच्छा ही अपने देश में लाना चाहोगे।
अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, जैसे मान लीजिए आपने सिंगापुर का प्लान किया, आपने सिंगापुर में 15 से 20 साल काम किया। ऐसा नहीं कि सिंगापुर में अकेले कहीं पे भी कर सकते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं, कि आपने सिंगापुर में 15 से 20 साल काम किया, वहाँ से पैसा कमाया, पैसा कमा के आपने कुछ खर्च किया, कुछ अपनी फैमिली में भेजा और कुछ आपने सेविंग किया। सेविंग करने के बाद 20 साल के बाद जब वापस आए, उस टाइम पर आप एक अच्छा सा बिजनेस डालो। बिजनेस डालने पर चूंकि आपने 20 साल काम किया, एक आपको अच्छा अनुभव होगा और पैसा भी होगा, और कौन सा बिजनेस चल सकता है इतना माइंड आपका विकसित हो जाएगा। 20 साल में बहुत माइंड विकसित हो सकता है अगर ढंग से प्लानिंग की जाए। तो आपने किसी भी एक प्रोडक्ट को देखा, अरे है इस फील्ड में जाएंगे तो बिजनेस अच्छा हो सकता है, आप वहाँ पे बिजनेस चालू कीजिए, और आपके पास पैसा भी है, आइडिया भी है और नॉलेज भी है। ये सभी चीज़ें होने के बाद आप यहाँ पर बिजनेस डालेंगे तो उससे फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहली बात ये कि आपने बाहर का पैसा कमा के अपने देश में कंट्रीब्यूट किया, बाहर का पैसा कमा के अपने देश में कंट्रीब्यूट किया, तो कंट्री को भी उसका फायदा हुआ, कंपनी की जो कंट्री की इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी बढ़ी। दूसरा फायदा क्या होगा कि आपने पैसा घर भेजा, तो घर के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, बढ़ेगा, क्योंकि पैसा होगा तो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं, राइट। पैसा कमाने के बाद आपने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अरेंज की, घर में जो सुविधाएं होनी चाहिए, घर के मम्मी पापा को, बच्चों को जो फैसिलिटी देना चाहिए वो आपने फैसिलिटी दी, तो आपके फैमिली का विकास हुआ, ग्रोथ हुई। इसके अलावा आपके रिश्तेदार में, फ्रेंड में आपको जो नॉलेज होगा उसका लाभ आपके दोस्त, रिश्तेदार और समाज के लोग ज़रूर लेंगे। आप जो पैसा खर्च करोगे बिजनेस में तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ भी काम करेंगे, और एम्प्लॉय काम करेंगे तो बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप रोजगार देने वाला नहीं, रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन जाएंगे। शुरू में आप रोजगार लेने वाले हैं, बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, जॉब करने के लिए, लेकिन एक समय के बाद, एक समय कंप्लीट होने के बाद जब अपना खुद का बिजनेस चालू करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जब कुछ लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलने से आपने एक देश सेवा का बहुत बड़ा काम किया। देश सेवा का जो मौका आपने किया वो डेफिनेटली आपके लेवल पर बहुत बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लाइफ के 15-20 साल बाहर निकालते हैं और उस बेस पे यहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो जो बाहर के देश विकसित कैसे हैं, विकसित होने का सबसे बड़ा रीजन है कि उनका माइंड डेवलप है, विकसित है, ओपन है, और वही चीज़ अपने यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अपने यहाँ के लोग विकसित हो जाएंगे, सब लोग विकसित हो जाएंगे। चीज़ क्या रहती है कि अवेयरनेस की, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत कई एरिया ऐसे हैं बहुत पिछड़े होते हैं। आप इसमें इस चीज़ को देख के आश्चर्य करना जरूरी नहीं है, बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर विदेश के नाम पर लोग चौंक जाते हैं, विदेश क्या है, हुआ है, लाइक उनके लिए विदेश एक कल्पना है, जाना मुश्किल है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पर गांव क्या, हर फैमिली से लोग बाहर हैं। तो जहाँ पर लोग बाहर नहीं गए हैं उनके अंदर अवेयरनेस की कमी है। एमपी में देखा जाए, यूपी में देखा जाए, तो ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर लोग बाहर जाने की अवेयरनेस है ही नहीं। तो क्यों नहीं है, क्योंकि उनको उनके नेटवर्क में लोग कम जाते हैं, कम जाते तो रेफरेंस कम मिलते हैं, रेफरेंस कम मिलते हैं तो करियर प्लानिंग में ये पॉइंट आता ही नहीं है। अब यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ मैं कि हमारे देश को विकसित करना है, डेवलप करना है, हमें देशभक्त होना है, तो हमें अपने देश के विकास में एक भागीदार होने का काम करना पड़ेगा। हम अपने देश के विकास में उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि हमें होना चाहिए। और वो विकसित करने के लिए जो एक प्लानिंग होगी, प्लानिंग आपकी करियर प्लानिंग के ऊपर निर्भर करती है। आप करियर प्लानिंग ऐसी कीजिए जिसमें कि आपको आने वाले टाइम पर कई लोगों को रोजगार देने का मौका मिले और अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का मौका मिले, जिससे कि देश विकसित होगा, लोग ओपन माइंडेड होंगे, उनके आइडियाज़ अच्छे होंगे। हो सकता है कि आपने बिजनेस डाला, आपकी आने वाली पीढ़ी उस बिजनेस को और अच्छा बढ़ाएगी, डेफिनेटली बढ़ाएगी, आपसे इंस्पायर्ड होकर और भी लोग नया बिजनेस डालेंगे। तो ये इस वीडियो का मैसेज था जो मैं आपको लोगों को देना चाहता था। क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन हमारे देश को अच्छा बनाने के लिए, हमारे देश को विकसित करने के लिए बहुत सी चीज़ों पर काम करना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्यक्ति को खुद की प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि खुद की प्लानिंग को पे काम करना हमारे बस में है। इसके लिए सभी लोग अगर अपनी खुद की प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे तो हम अपने देश को, भारत देश को, जो बहुत सुंदर देश है, बहुत आदर्शवादी देश है, उस देश को विकसित कर सकते हैं और उसमें खुशहाली जो है उसको और बढ़ा सकते हैं, जो उसका लेवल है उसको और बढ़ा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि हम सभी लोग आने वाले समय का सदुपयोग करेंगे, हम सब लोग, पड़ोसी लोग, दोस्त लोग मिलकर सब लोग हिल मिल के रहेंगे
और हर लेवल पर अपने देश को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, जिससे कि हमारे देश का नाम आगे रोशन हो। हम किसी भी फील्ड में हों, किसी भी लेवल पर हों, अपना काम इस तरह करना है कि जब भी काम अगर परफेक्ट किसी भी लेवल पर जाए तो हमारे नाम की तारीफ हो तो भारत देश का नाम जरूर आना चाहिए। दोस्तों, ये जो मैसेज है, मैसेज सब तक पहुंची, इसलिए मैंने इसको इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मैंने अपलोड किया। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस देश के जो विकास के लिए, हमारे देश में खुशहाली के लिए, सबके लिए मंगल कामना करते हैं। सभी लोग खुश रहें, तरक्की करें, सब लोग आनंदमय रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।